राधे राधे। एपिसोड 323। शादी की तैयारी। सुबह 9 बजे हवेली में सुबह सुबह माँ पंडित जी आए हुए थे। रायजादा परिवार उन्हें बहुत मानते थे। वही माँ पंडित जी थे जिन्होंने अंश और सोना की दूसरी बार शादी कराई थी। उसकी उम्र लगभग 80 साल से ज़्यादा थी और वे उनके चेहरे पर एक अलग सी तेज था। वे इस वक्त एक सिंपल से टेबल पर बैठे थे। उनके बगल में उनके साथ आए उनके 2 शिष्य बैठे थे। उनके आगे जमीन पर मैट बिछाकर रायजादा परिवार के सभी सदस्य बैठे हुए थे। अंशु सानवी के पास बैठा था। सानवी नीलिमा की गोद में सो रही थी। आयंश अभी उसके गाल को छूता, कभी उसके छोटे छोटे हाथ को पकड़ता तो कभी उसकी उंगलियों को। वो सानवी के साथ बहुत खुश था। माँ पंडित जी उसे देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। उन्हें आयांश को बहुत प्यार से अपने पास बुलाया। बच्चे इधर आओ। आयांश ने उन्हें अपनी 2 बड़ी बड़ी आंखों से देखा और उठकर उनके पास आ गया। माँ पंडित जी ने आयांश को अपने पास बैठाते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? आयांश ने जवाब दिया, मेरा नाम आयांश रायजादा। माँ पंडित जी खुश होते हुए बोले, और वहाँ बहुत ही प्यारा नाम है। माँ पंडित जी ने कहा, लगता है तुम उस छोटी बच्ची से बहुत प्यार करते हो। माँ पंडित जी ने कहा और सानवी की तरफ इशारा किया। आयांश ने कहा, हाँ, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करूँगा। लाइक सुपर हीरो, यू नो, लाइक सुपर हीरो। ये तो और भी अच्छी बात है। हमें हमारे छोटों का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और बात ही बातों में आयांश के माथे पर हाथ रखा। वो जो अब तक मुस्कुरा रहे थे उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में कहा, महादेव, इस बच्चे की रक्षा करना। इसकी जिंदगी में भी चुनौतियां हैं। इसे टूटने मत देना महादेव। हम इसका भविष्य नहीं बदल सकते और ना ही इसे आगाह कर सकते, पर हमें यकीन है आप इस बच्चे के साथ अन्याय नहीं करेंगे। इसके हिस्से की हर खुशी इसे देना महादेव। उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, महादेव तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे। उन्होंने कहा तो आयांश वापस से सानवी के पास आ गया। तब तक सोना और अंश बाहर आ गए। दोनों ने साथ में उनका आशीर्वाद लिया। माँ पंडित जी ने मुस्कुराते हुए अंश को आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। सोना ने उन्हें कहा, सोना से कहा, सदा सुहागन रहो बच्ची। उसके बाद अंश वहां से चला गया और सोना नीलिमा के पास बैठ गई। माँ पंडित जी ठीक से बैठते हुए बोले, क्या सब लोग आ गए? शिवा ने कहा, जी माँ पंडित जी, अब सब आ गए हैं। शिव, तुम जो 2 कुंडलियाँ हमें मिलाने के लिए दिए थे, हमने उन्हें देख लिया है। शादी का शुभ मुहूर्त 5 दिन बाद का निकला है। तब तक के लिए दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम चलते हैं। हम 5 दिन बाद मिलते हैं, उन्होंने कहा और खड़े हो गए। उन्हें खड़ा होता देखकर सभी लोग खड़े हो गए। सबने अपना हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। माँ पंडित जी ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने शिष्यों के साथ चले गए। उनके जाने के बाद पीयू और सम्राट एक दूसरे को देखने लगे। पीयू ने सम्राट के काने में धीरे से कहा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? वे हमें साथ नहीं रहने के लिए कह रहे थे। हमारी तो पहले ही शादी हो चुकी है ना, तो फिर ये फॉर्मेलिटी क्यों? नहीं, मुझे आपसे अलग नहीं रहना, मुझे आपके साथ ही रहना है बस। उसने कहा तो सब उसे देखने लगे। सम्राट सबको इन दोनों को देखते पाकर अजीब महसूस कर रहा था। उसने सबको देखा और कहा, एक्सक्यूज मी, कहा और वहां से चला गया। इधर अंश फोन पर किसी से बात कर रहा था। क्या अब तक उसका पता नहीं चला? क्या इस बारे में डॉक्टर देव भी कुछ नहीं जानती? सामने से कुछ कहा गया तो अंश ने बहुत सिकुड़ ली। उसने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उसने कहा और फ़ोन काटा। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, उसके महापंडित जी को गेट से बाहर आते हुए देखा। वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उन्हें देखने लगा। माँ पंडित जी उसके पास आ कहा, तुम्हारे लिए आने वाला वक्त बहुत कठिन होने वाला है। बहुत सोच समझ कर फैसला लेना, क्योंकि तुम्हारे एक फैसले पर किसी की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा और चले गए। अंश कंफ्यूज होकर उन्हें जाता हुआ देखता रहा।
तभी सोना पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और वहाँ क्या देख रहे हैं? अंश ने इस आवाज़ को सुना और अपना चेहरा नॉर्मल कर लिया। उसने कहा, कुछ नहीं। अंश ने सोना को गाल पर हाथ रखा और कहा, तुम बाहर क्यों आई? देखो धूप में तुम्हारे गाल लाल हो गए हैं। सोना ने उसके हाथ को नीचे किया और कहा, हाँ वो हम आपसे नाश्ते के बुलाने आए थे, लेकिन जल्दी से नाश्ता करते हैं, हमें बहुत भूख लगी है, उसने कहा और अंश के हाथ को पकड़कर उसे अंदर के तरफ ले जाने लगी तो अंश ने उसे वापस से अब उसके पास खींच लिया। वो उसके कमर से अपने दोनों हाथों को लपेटते हुए बोला, मुझे तो मेरा ब्रेकफास्ट सुबह ही मिल गया था, लेकिन अगर तुम मुझे फिर से कुछ देना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूँगा, उसने कहा और सोना को कस के अपनी बाहों में ले लिया। आह अंश, व्हाट आर यू डूइंग? आई कांट ब्रीथ। सोना उसके पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन अंश ने उसे नहीं छोड़ा और उसे अपने और करीब करते हुए बोला, ओह रियली, एंड व्हाट अबाउट यू डिड इन द मॉर्निंग? तुम तो मुझे छोड़ने का नाम भी नहीं ले रही थी और अब मुझे फिर से किस चाहिए तो तुम मुझे दूर भाग रही हो। दिस इज़ नॉट फेयर वाइफी। सोना शर्मा गई। उसने अपने लिप्स पे बाइट कर लिया और कहा, वो तो हम। वो आगे कुछ कह नहीं पाई क्योंकि अंश उसे चढ़ाने वाली नज़रों से देख रहा था। उसने कहा, समवन इज ब्लशिंग। उसने कहा और सोना के कान पर बाइट किया। सोना ने अपनी आंखें बंद कर ली और अंश के शर्ट को कस के पकड़ लिया। वो अंश के गर्म सांसों को अपने कान में घुलते हुए महसूस कर पा रही थी। दोनों इस वक्त ये भी भूल गए थे कि वो अपनी गार्डन एरिया में हैं और आसपास के गार्डन उन दोनों को इतने क्लोज देखकर अपना सर झुकाए खड़े थे। अंश उनके कान पर किस करते हुए उनके गले पर किस करने लगा। सोना ने कहा, हमें छोड़ दीजिए, कोई आ जाएगा। अंश उसके गले से बाइट करते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है अंश रायज़ादा किसी से डरता है? यू आर माई वाइफ, कौन तुम्हें मुझसे करीब आने से रोक सकता है? उसने कहा और अपने हाथ को सोना के कमर पर कस दी। उसका हाथ सोना के गर्दन के पीछे था। सोना की आंखें मदहोशी में बंद हो रही थीं और वो तेज सांसें ले रही थी। यह अंश उसे बहका रहा था। अंश ने उसकी गुलाबी चेहरे को देखा और झुककर उसके होठों को हल्का सा चूम लिया। सोना ने जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अंश उसके दूर हुआ। सोना ने अपना सर झुकाया, लंबी लंबी सांसें ले ही रही थी। अंश ने उसके लिप्स को अपने अंगूठे से सहलाया और फिर उसे किस करने को था कि सोना ने उसे धक्का दिया और जाने लगी। अंश ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम हर बार मुझसे दूर जाना क्यों चाहती हो? क्या मेरे ऊपर कांटे लगे हैं? तभी किसी की आवाज़ आई, हाँ भाई, बड़े बड़े कांटे, क्या आपको नहीं पता? अंश ने उस आवाज़ की तरफ देखा और जल्दी से सोना को छोड़कर उसे दूर जाकर खड़ा हो गया। उसके सामने रिहान खड़ा अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालकर खड़ा था। रिहान ने कहा, पता नहीं क्यों आजकल सब मुझे अखंड सिंगल होने का एहसास करवा रहे हैं, एंड आई एम श्योर मेरे ये हार्टलेस गार्ड्स भी आप लोगों को देखकर सिंगल फील करने लगे हैं। भाई, अब तो आपके बच्चे भी हो गए, अब तो आप बेशर्मों की तरह कहीं भी शुरू मत हो जाओ, उसने कहा तो सोना ने अपना सर घुमाकर देखा। सभी गार्ड्स ने अपना सर झुका रखा था। सोना ने अंश को देखा और वो अंदर भाग गई। वो बहुत एम्बेरस्ड फील कर रही थी और ये सोचकर कि अभी अभी सबने उन दोनों को इतने करीब होते देखा। रिहान हंसते हुए अंश के पास आ गया। अंश ने कुछ भी नहीं कहा और पास बाहर के तरफ जाने लगा। रिहान उसके साथ चलते हुए बोला, वेल भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अंश ने फ़ोन में देखते हुए कहा। रिहान सीरियस होते हुए बोला, आपको विहान के प्लान के बारे में कब पता चला? आई मीन मेरे ऑफिस में सच में ड्रग्स थे, पर अचानक से सब गायब कहाँ हो गए? मैंने उसे अपने दोस्त माना और कमीने ने मुझे ही धोखा दिया। अंश ने उसे देखा और कहा,
जब वो यहाँ आया था तब से मैं उसके बारे में, मुझे उसके इंटेंशन के बारे में पता था, और ड्रग्स कहाँ से आए ये एक सीक्रेट है। उसने कहा तो रिहान अंश के गले लग गया। उसने कहा, थैंक्स भाई, अगर आप नहीं होते तो मैं क्या करता। अंश ने उसे खुद से दूर किया और कहा, ठीक है, ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। रिहान ने अपना मुंह बनाया और कहा, हाँ, जैसे आपको और भाभी को किसी ने देखा नहीं। रिहान, अंश ने अपना मुक्का दिखाते हुए कहा, और रिहान कार के पास भाग गया। अंश ने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाल दिए और रिहान को जाते हुए देखने लगा। उसने कहा, आई डोंट नो वाई, पर अब भी सब ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स, जब तक विहान का पता नहीं चल जाता सब ठीक कैसे हो सकता है। विहान देव, तुम कहाँ हो कहाँ? उसने कहा और अपनी कार में आकर बैठ गया। 4 दिन बाद शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। हवेली के बाहरी गार्डन में सगाई की सारी तैयारियां चल रही थी। डेकोरेशन वाले बहुत अच्छे से सभी तरफ डेकोरेट कर रहे थे। सभी जगह के कलरफुल फूलों से सजाया गया था। साथ ही डार्क रेड कलर और सफ़ेद रंग के बैलून्स को भी सजाए थे। शौर्य और नालंदा की शादी भी सम्राट और पीहू के साथ एक मंडप में होने वाली थी, इसलिए कपूर फैमिली से सभी लोग हवेली में रहने आ गए थे। हाल में हमारी दोनों दुल्हनें अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। दोनों अपनी अपनी शादी का सोचकर बहुत एक्साइटेड थी। उनके पास भी मीरा, शिवी और शौर्य की माँ भी मौजूद थी। वे सब भी अपने अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। नीलिमा घर के लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी और सोना सानवी को अपने गोद में लेकर बैठी सबको देख रही थी। आयांश, सारांश और वंश के साथ सोना के पास ही था, पर वे एक बड़े भाई होने का अपना पूरा फर्ज निभा रहा था। सबके हाथों में कुछ न कुछ काम था। सम्राट और शौर्य दोनों ही मंडप एक साथ सजने वाले थे और आज शाम को ही दोनों की सगाई थी और कल शादी। इधर शौर्य, दीप, सम्राट, रिहान और उनके पाने के कुछ काम में बिजी थे और अंश गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। उसने कहा, मुझे यहाँ सभी तरफ सीसीटीवी कैमरा चाहिए जो मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो, और अपनी आँख और कान खुली रखना। मुझे आज कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। अंडरस्टूड? अंश ने कहा तो सभी गार्ड्स ने एक साथ कहा, यस बॉस, ओके नाउ डू योर वर्क। अंश ने कहा तो सब चले गए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। नेक्स्ट एपिसोड 324, सगाई। सम्राट, पीहू, शौर्य और नालंदा की शाम को सगाई थी। उसके बाद एक छोटी सी पार्टी थी। सुबह के 10 बज रहे थे। घर के लैंडिंग में लेडीज़ मेहंदी लगवा रही थी और सोना सभी बच्चों के साथ उनके पास ही बैठी थी। अंश बाहर से फ़ोन पर किसी से बात करते हुए आ रहा था। हाँ, मैंने सब अरेंज कर दिया है। मुझे 2 दिनों तक कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। सोना ने अंश को अंदर आते हुए देखा और सानवी को लेकर खड़ी हो गई। वो अंश के पास आते हुए बोली, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, ये किसके पास भी नहीं रुक रही। आप इसे कुछ देर संभालिए, हमें मेहंदी लगवानी है। अंश ने सुना और फ़ोन पर कान पर लगाए हुए ही सोना को आंखें छोटी करके देखा। सोना बच्चों की तरह बोली, प्लीज़ अंश, हमारा मेहंदी लगवाने का बहुत मन है, पर आपकी बेटी किसी और के पास नहीं जाना चाहती। हम इसके साथ मेहंदी नहीं लगवा सकते। अंश, प्लीज़ आप कुछ देर के लिए इसे संभालिए, उसने कहा और जल्दी से सानवी को पकड़ा दिया। वो अपनी सारी कमर में ठूसते हुए उस सबके से पास टेबल पर आकर बैठ गई। अंश ने हैरानी से उसे देखा और सोना कुछ वक्त पहले जिस सोफे पर बैठी थी वो वहीं पर आकर बैठ गया। उसने गोद में सानवी आराम से सो रही थी। अंश ने अपना फ़ोन साइड में रखा और आराम से पीछे होकर बैठ गया। उसने अपना हाथ अपने गाल पर टिका लिया और खुशी से मेहंदी लगवा रही सोना को देखने लगा। उसकी वाइफ कितनी प्रिटी थी। इवन इतने दिनों तक साथ में रहने के बाद भी वो हर बार उसे खूबसूरती से निहारने में खुद को रोक नहीं पाता था। अपनी नीली आँखों की साड़ी पहने हुए थी वो उसे और नीले रंग की साड़ी पहने हुए थी। वो उसे देखकर कुछ सोचते हुए महसूस कर रहा था।
सोना ने जब किसी की नज़रें अपने ऊपर महसूस की तो वो समझ गई उसे कौन देख रहा होगा। उसने अंश को देखा, क्या है का इशारा किया। अंश ने जवाब में अपना सिर नहीं में हिला दिया। सोना ने भी अपना सर हिला दिया। वो फिर से अपनी मेहंदी में फोकस करने लगी। तभी उसे फिर से लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने फिर से अंश को देखा। अंश इस बार भी बस सोना को ही देख रहा था, पर इस बार उसकी नज़र सोना के कमर पर थी, जो साड़ी के पल्लू के बीच से झांक रही थी। सोना ने उसकी नज़र अपने कमर पर पाकर अपना मुंह बना लिया। तभी आयांश अंश के पास आ गया। वो उसके गोद में बैठते हुए बोला, डैड, आप मम्मा के स्टमच को क्यों देख रहे हैं? उसने सवाल पर अंश झेप गया और सोना भी इधर उधर देखने लगी, क्योंकि वहाँ बैठे सभी लोगों ने उसकी बात सुनकर अंश को ही देख रहे थे। आयांश ने कहा, क्या फिर से मम्मा के स्टमच में मेरे लिए बहन? वो ये कह ही रहा था कि अंश ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। अंश उसे एक हाथ से उठाकर ले जाते हुए बोला, आज से तुम्हारा चॉकलेट बंद। दोपहर तक सबने मेहंदी लगवा ली। नीलिमा ने सबको खाना खिलाया और शाम को पहनने के लिए सबके लिए कपड़े और बाकी चीज़ों का देखने में लग गई। खाना खाने के बाद पीहू अपने दोनों हाथों की मेहंदी को फूंक मारते हुए कमरे के तरफ आ रही थी। तभी अचानक से वो किसी से हार्ड मस्कुलर चेस्ट से टकरा गई। आउच! उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दिखाई नहीं देता क्या? अभी मेरी मेहंदी खराब हो जाती, उसने कहा। सामने से कोई रिप्लाई ना पाकर उसने सामने देखा। सामने उसके सम्राट फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसके चेहरे पर सीरियस भाव थे। पीहू उसे देखकर खुश हो गई। उसने दोनों हाथों को सम्राट के आगे करके एक्साइटेड होते हुए कहा, ओह, आप मिल गए। देखो ये कैसा है, अच्छा है ना? मैंने इस पर आपका नाम भी लिखवाया है, देखो। वो ये कहते हुए अपने हाथों में सम्राट के नाम की तरफ उंगली से पॉइंट कर रही थी। सम्राट ने उसके हाथों में अपना नाम नहीं देखा और उसके हाथ को साइड करते हुए बोला, हाँ, मैं ये बाद में देख लूँगा, मुझे अभी बहुत काम है। उसने कहा तो पीहू के चेहरे की चमक गायब हो गई। उसने कहा, आपको आज के दिन भी काम है? आज हमारी सगाई है सम्राट। आज के दिन तो आप अपने फ़ोन से दूर रह सकते हैं। सम्राट ने कहा, हाँ तो सगाई है तो क्या हुआ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब मैं तुम्हारे आगे पीछे तो सारा दिन नहीं घूम सकता ना। उसने कहा तो पीहू का मुंह फूल गया। उसने सम्राट से गुस्से से कहा, फाइन, लगे रहिए आप अपने फ़ोन में। सगाई और शादी के लिए तो मैं ही मरी जा रही थी। आपको तो कोई मतलब ही नहीं है इस शादी से। पिछले 4 दिनों से देख रही हूँ। वहाँ पंडित जी ने एक बार क्या कहा, दूर रहना। आप तो मुझसे ऐसे दूर रहने लगे हो जैसे मैं यहाँ एक्साइटेड ही नहीं करती, जैसे मैं यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। कभी ये कभी वो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही आपके गले पड़ रही, उसने कहा और सम्राट को अपने कंधे से धक्का देते हुए कमरे में आ गई। उसके जाने के बाद सम्राट मुस्कुराया। उसने कहा, बाप रे, इतना गुस्सा, कितनी जल्दी तुम्हारा मुंह फूल जाता है। पर कोई बात नहीं, फिर मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें कैसे मनाना है। बस शाम होने का इंतज़ार करो, उसने कहा और फिर से फ़ोन पर किसी से बात करने चला गया। ओह मिस्टर राय, आई एम सॉरी। ओह मैं ये कह रहा था कि मुझे शाम तक वो चीज़ चाहिए और मैं वो 2 दिनों के लिए बिज़ी हूँ, तो पहले ही बता देता हूँ, मुझे कल रात कुछ डेकोरेशन मेरे फार्म हाउस पर चाहिए, उसने कहा और फ़ोन कट कर दिया। इधर नालंदा जब अब कमरे में आई तब उसने देखा कि उसकी छोटी सी राजकुमारी शौर्य के बाहों में बहुत आराम से सो रही थी। वो उसके पास आई और धीरे से बोली, मैंने इसे बेबी को सुलाने के लिए कहा था, ये खुद सो गया। लगता है काफ़ी थक गया है शौर्य, उसने कहा और अपना सर हिलाते उन्हें देखने लगी। वे दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे, काफ़ी प्यारे लग रहे थे। उनसे दोनों हाथों में मेहंदी लगी थी और जिसे वो साफ नहीं कर सकती थी क्योंकि मेहंदी अच्छे से सूखा नहीं थी। उधर शिवी के हाथों में भी मेहंदी लगी हुई थी। वो कमरे में आकर रही थी कि उसका दुपट्टा दरवाजे के नॉब में फंस गया। उसके गले से दुपट्टा खींचकर निकल गया। उसने इधर उधर देखा ताकि वो किसी से हेल्प ले सके, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था।
तो उसने खुद ही उसे उठाने का फैसला किया। वो उसे उठाने के लिए झुकी ही थी कि किसी ने उसके दुपट्टे को उठा लिया। शिवी सीधी खड़ी हो गई। उसने देखा उसका दुपट्टा उठाने वाला कोई और नहीं, दीप है। शिवी ने अपनी स्वीट वॉइस में कहा, थैंक्स दीप, ये पता नहीं कैसे अटक कर गिर गया। उसने कहा और दुपट्टे को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वो उसे छू पाती, दीप ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। शिवी उसे कंफ्यूज होकर देखने लगी। दीप दुपट्टे को पकड़कर उसके पास आने लगा। शिवी ने उसे अपने पास आते देखा तो उसके कदम अपने आप ही पीछे की ओर जाने लगे। शिवी नर्वस होकर दीप के देखने लगी। ऐसा कर हर बार होता था। जब भी दीप उसके पास जाने की कोशिश करता, शिवी नर्वस हो जाती। इस वक्त वो भी अपने तेज से हो चुके दिल को धड़कन को साथ पीछे की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसकी पीठ दीवार से जा लगी। दीप ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो प्रिंसेस? उसने कहा तो शिवी ने ऊपर देखा। उसने अपनी लार निकलते हुए कहा, नहीं दीप, मैं वो ये कह ही रही थी कि दीप ने उसे उसका दुपट्टा उड़ा दिया और उसके सर को पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा, रिलैक्स, तुम हमेशा मुझसे डरने क्यों लग जाती हो? तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। उसने कहा तो शिवी के आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को दीप के बाहों में ढीला छोड़ दिया। दीप मुस्कुराया। अंश और सोना के कमरे में अंश सानवी इसको मना रहा था और बहुत देर से रो रही थी। श्श बेबी, मम्मा अभी आती होगी। उसने इतना कहा ही था कि सोना कमरे में आई। वो उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ इसे? ये रो क्यों रही है? अंश ने कहा, पता नहीं, शायद इसे भूख लगी है। सोना ने कहा, ओह, तो आप इसे हमारे पास लेकर क्यों नहीं आए? रुकिए, हम हाथ धोकर आते हैं। उसने कहा और जाने लगी तो अंश ने उसके बाजू को पकड़ लिया। सोना उसे देखने लगी। अंश ने आते ही उसके हाथों की मेहंदी को देख ली थी, जो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में थी। वो उसे रोकते हुए बोला, तुम इसे रहने दो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सोना बोली, लेकिन अंश, हमें इसे फीड कराना है। उसने कहा तो अंश शरारती तरह से मुस्कुराया। सोना उसके इस मिस्टीरियस स्माइल देखकर सब समझ गई। वो उसके हाथ को अपने बाहों छुड़ाते हुए बोली, हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कर सकते हैं। उसने कहा और जाने लगी तो अंश ने कहा, सोच लो, फिर मत कहना मैंने तुम्हारी मेहंदी खराब कर दी। सोना रुक गई। उसने उसे कंफ्यूज होकर देखा। जी हाँ, आपकी बात समझे नहीं, हम आपकी बात नहीं समझे। मतलब? अंश ने फिर से सोना के बाँह पकड़ ली और उसे बेड के पास लाते हुए बोला, अब मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करता तो तुम्हारी मेहंदी खराब हो जाती ना, इसलिए मुझे चुपचाप मेरी बात मानो। तुम्हारी मेहंदी बहुत सुंदर लग रही है, इसे डिस्ट्रॉय मत करने दो। इसने कहा और बेड पर बैठ गया और उसे अपने लैप पर बिठा लिया। अंश, आप ये क्या कर रहे हैं? सोना ने कहा। अंश बोला, मेरी प्रिंसेस भूखी है, चलो अब जल्दी से इसे फीड कराओ। उसने कहा और सानवी को सोना के गोद में रख लिया। सानवी अभी भी रो रही थी। अंश ने लगभग ऑर्डर देते हुए कहा, फीडर। सोना उसके चेहरे को हैरानी से देखने लगी। उसने कहा, आई नीड सम प्राइवेसी अंश। अंश अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, रिलैक्स, मैं कुछ नहीं देखूंगा। अगर कुछ देख भी लिया तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार है। उसने कहा और अपना हाथ सोना के ब्लाउज फ्रंट हुक के तरफ बढ़ाया। सोना अंश को ही देख रही थी। तभी उसने महसूस किया सानवी का रोना बंद हो गया। उसने देखा उसकी छोटी सी गुड़िया फीड कर रही है। सोना के गाल लाल हो गए। ये अंश आजकल कुछ ज़्यादा ही अपने मन की नहीं करने लगा, मिस्टर डोमिनेटिंग रायजादा। उसने सोच रही थी कि काश ये ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। शाम 5 बजे सगाई अटेंड करने के लिए सभी मेहमान आ चुके थे। नीलिमा और शिवा गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। कुछ देर बाद शौर्य नालंदा को हाथ पकड़कर सबके पास आ गया। दोनों ने मैचिंग कपड़े पहन रखे थे। नालंदा ने स्काई ब्लू कलर का गाउन पहना था, जो वहीं शौर्य ने उसके कपड़े से मिलता जुलता 3 पीस सूट पहना था। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उसके चेहरे पे बहुत सारी खुशी थी। उसी तरह सम्राट भी पीहू के साथ हाथ पकड़कर सबके पास आया।
पीहू का मुंह फूला हुआ था और सम्राट उसे परेशान करने के लिए अपने चेहरे ऐसे बना रहा था जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ना पड़े और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पीहू ने ब्राउन कलर का गाउन पहना था जिस पर गोल्ड के धागे से कढ़ाई हो रही थी। वो उसमें बहुत प्यारी लग रही थी। सम्राट ने भी उसके मैच करता हुआ ब्राउन रंग का 3 पीस सूट पहना था। दोनों कपल्स परफेक्ट लग रही थी। सबने उन्हें देखकर तालियां में वेलकम किया। शिवा ने उन चारों को स्टेज की तरफ चलने का इशारा किया। दोनों कपल्स के लिए बड़े बड़े 2 सोफे वहां पर लगे हुए थे। सम्राट और पीहू एक सोफे पर आकर बैठ गए और शौर्य और नालंदा दूसरे सोफे पर। कुछ पल बाद शिवी सम्राट और पीहू के लिए एक बड़े से थाल में अंगूठियां लेकर आई। नीलिमा शौर्य और नालंदा के लिए अंगूठियां लेकर आई। चारों के रिंग्स में डायमंड के वर्क किया गया था, पर दोनों कपल्स की रिंग के डिज़ाइन अलग थी। शौर्य ने रिंग का बॉक्स लिया, उठाया और अपने हाथ आगे किया। नालंदा ने मुस्कुराते हुए जल्दी से अपना हाथ आगे कर दिया। शौर्य ने उसके हाथ को पकड़ उसके हाथ पर चूमते हुए उसकी रिंग फिंगर पर रिंग पहना दी। शौर्य ने ऐसा करने से नालंदा हल्का सा मुस्कुराई। उसने भी जल्दी से शौर्य का हाथ पकड़ा और उसे अंगूठी पहना दी। सब उसके लिए क्लैप करने लगे। वहीं दूसरी तरफ पीहू अपना हाथ आगे किए सम्राट को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, क्योंकि सम्राट ने अंगूठी तो उठा लिया था पर उसे अपनी उंगली में गोल गोल घुमाए उसे देख रहा था। पीहू ने जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उससे खुद ही सम्राट का हाथ पकड़ा और रिंग को पहनने लगी, लेकिन रिंग छूट कर गिर गया और लुढ़कते हुए कहीं चला गया। सबने ये देखा और अपने मुंह का हाथ फेर लिया। ये क्या हुआ? पीहू ने सबका रिएक्शन देखा और फिर सम्राट को। उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना गाउन ऊपर उठाया और स्टेज से नीचे जाने लगी। तभी उसके सामने एक इंसान आकर खड़ा हो गया जो दिखने में सेठ की तरह लग रहा था। उसने सम्राट को देखा और माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रायजादा, आपने जो कहा था उससे मैं समय पर नहीं ला पाया। ये रहा आपका सामान। कहते हुए उसने उसके हाथ में एक बॉक्स को आगे किया। सम्राट उसके पास आया और बोला, डोंट बी सॉरी मिस्टर रॉय, ये वक्त पर ही आया है। उसने कहा और उसके हाथ से बॉक्स ले लिया। सब उसे कंफ्यूज होकर देख रहे थे। सब क्यूरियस थे कि जानने के लिए कि उस बॉक्स में आखिर में क्या है। पीहू भी सम्राट को ही देख रही थी। सम्राट पीहू के सामने आया और बॉक्स को ओपन करते हुए पीहू के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। पीहू 2 कदम पीछे हट गई। सबने वो रिंग देखी और वे हैरान हो गए। वो रिंग इस दुनिया में सिर्फ एक ही पीस थी। वो पिंक डायमंड से डिज़ाइन किया हुआ था जिसकी प्राइस करोड़ों में थी और उसे पाना सम्राट के लिए पहले मुश्किल में हुआ, पर उसने उसे पा ही लिया। सम्राट पीहू की आंखों में देखते हुए बोला, मिस महेश्वरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने आज तक तुमसे ये नहीं कहा दैट आई लव यू। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ज़िंदगी में आखिरी सफ़र तक, हर खुशी में पर गम में नहीं, क्योंकि मैं गम को कभी तुम्हारे पास भी आने नहीं दूंगा। तो बताओ, क्या तुम मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ देने के लिए तैयार हो? पीहू ने अपने आंसुओं को बहने से रोका और उसके सामने घुटनों पर बैठ गई, इस बात की फिक्र किए बिना कि उसके जो ड्रेस पहना था वो कितने करोड़ों का था। वो सम्राट के गले लगते हुए बोली, हाँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ज़िंदगी ये आखिरी सफ़र तक मैं आपको परेशान करती रहूँगी। उसने कहा और रो पड़ी। सम्राट उसके अचानक ऐसे करने से खुद को संभाल नहीं पाया और उसे लेकर पीठ के बल गिर गया। पीहू ने अपना सर ऊपर किया और अचानक से अपने सम्राट के लिप्स पर किस कर लिया। उसने कहा, आई लव यू मिस्टर हस्बैंड। उसने कहा और फिर से सम्राट को किस कर लिया। सब एक बार फिर से तालियां बजाने लगे। सोना और अंश, दीप और शिवा और नीलिमा, शौर्य और नालंदा के साथ घर के सभी लोग उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे। तभी शिवा ने अपना गला साफ करते हुए कहा, सम्राट, पीहू, मुहूर्त का वक्त निकल जाएगा। आई थिंक तुम दोनों को रिंग एक्सचेंज कर लेना चाहिए। दोनों ने ये आवाज़ सुनी और एक दूसरे को देखने लगे। फिर दोनों ने एक साथ अपना सर घुमाया और लोगों में भीड़ को देख जो उन्हें चीयर्स कर रहे थे। पीहू जल्दी से सम्राट के ऊपर से उठ गई और अपने बाल ठीक करने लगी। सम्राट भी ऑकवर्ड होते हुए उठ गया। उसने लिप्स पर पीहू के लिप्स को लाल लिपस्टिक लगा था। शिवा ने ऑकवर्ड होते हुए अपने
उसके लिप्स पर इशारा करते हुए कहा, उसे साफ कर लो। उसने कहा और दोबारा नीलिमा के पास आकर खड़े हो गए। सम्राट ने ऑकवर्ड होते हुए अपने लिप्स को लिक किया और उसे जल्दी से पीहू के हाथों में रिंग पहना दी। पीहू ने भी बिना देरी किए उसे रिंग पहनाया। इस तरह उनकी सगाई पूरी हो गई। और आज थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।